सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। पाकिस्तान को कर्ज़ों की मद में रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF के मुताबिक IMF ने कहा है कि उन्हें कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2 डिजिट में बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ बात की जाए अगर तो कोरोना वायरस की, तो दुनिया भर में कोरोना के बायस तेल की तलब में कमी और कीमतें गिरावट का शिकार हैं, और दुनिया की तारीख में पहली मरतबा तेल की कीमत मनफी सतह तक आ गई है। इसी पर हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं और खालिद फातमी साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातमी साहब, क्या कहेंगे जो IMF के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज़ों की मद में रिलीफ नहीं मिलेगा और दरख्वास्त उन्हें कोई मौसूल नहीं हुई, इस पर रोशनी डालिए। असल में देखिए, जो लास्ट कॉन्फ्रेंस G20 की हुई, ये G20 जो है ये एक ऐसा क्लब है, यानी आप इसको कह सकते हैं 20 बड़ों का क्लब या 20 उम्रा का क्लब, जो भी समझ, जिसके मुकम्मल 19 मेंबर हैं। 20वां कोई मेंबर नहीं, यूरोपीय यूनियन को काउंट करते लेकिन है नहीं, टोटल 19 मेंबर हैं। ये इनका बुनियादी काम ये है कि बैनुल-अक़वामी मुआशी सतह पे नज़र रखें, ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स है उसको कंट्रोल करें और गाइडलाइन दें, और फाइनेंशियल जहाँ जहाँ दुश्वारियाँ हो रही हैं उन दुश्वारियों को किसी तरह कंपलसेट करके गरीब मुल्कों की मदद करें। तो ये है G19। उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, और यूरोप के बेशतर ममालिक हैं, अमेरिका भी है, सारे लोग मौजूद हैं। इसकी जब मीटिंग हुई तो इसमें ये तय पाया कि तकरीबन शायद 76 मुल्कों के लिए उन्होंने ये कहा कि उन्हें जो कर्ज दिए गए हैं वो कोरोना के हवाले से इस वक्त फौरी वापस करना दुश्वार है। ठीक है। और ऐसे हालात नहीं कि अगर उनसे कर्ज़ों की अदायगी पर जोर दिया जाएगा तो हो सकता है उनके यहाँ आवाम बहुत बुरी तरह सफ़र करें। ठीक है। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये बात की कि उस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम मौजूद था, लेकिन उन्होंने ये साथ साथ कहा कि ये मीटिंग के अख्ताम पे बहुत वाज़ेह ऐलान किया कि ये हमारा ऐलान है, लेकिन ये हम खुद नहीं दे देंगे आपको, बल्कि जो मुल्क चाहे, बस फ़र्ज़ किए 76 मुल्क है, 2 मुल्कों ने कहा जी हमें नहीं चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र है अपने मुल्क में खुश हैं, हो सकता है ना। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन ममालिक को देंगे जो रिक्वेस्ट करेंगे, और जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ये तय करेंगे कि कितना दिया जा सकता है, कितना नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई, ये खबर अभी वहाँ उड़ी कि पाकिस्तान पहुँच गई। सही है। अच्छा, तो जाहिर है हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत हो, PMLN हो, PPP हो, PTI हो, हमारे यहाँ झूठ का पलंदा तो आपको समझिए उसी पे सारा कारोबार है। सोशल मीडिया, मुझे नहीं मालूम कि इसमें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तक तो माफ़ी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये खबर दे दी कि $12 बिलियन पे रिलीफ मिल गई। $12 बिलियन। हाँ। अच्छा, जाहिर है उसके बाद जो मुबारकबाद के आप समझे ताता बन गया। अच्छा, और उसके बाद जो मसाहिबों की एक कतार, चमचों की एक कतार, झूठों की एक कतार, मक्कारों की एक कतार, कोई इमरान खान का पैर, कोई हाथ दबा रहा, कोई उनका असद उमर साहब। अच्छा, असद उमर कद के भी लंबे, वो 1 फीट और बढ़ गए ऊपर, उन्होंने कहा सब हो गया, फाइनेंस हो गई, बात ख़त्म, सब खुश हो गए ना। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो वजारत ख़ारजा के हैं, और अल्लाह का शुक्र है जब से वो आए हैं वजारत ख़ारजा सिवाय नाकामी के कोई मुँह नहीं देखा कश्मीर से लेके आज तक उन्होंने। लेकिन बहरहाल बड़े आदमी, आप कुछ कर नहीं सकते, गद्दी नशीन मुल्तान के भाई सच आप उनके सामने बोल ही नहीं सकते। अब रहा ये कि उस वक्त भी अगर गौर किया जाए, नहीं, उन्हें ज़रूरत क्या पेश आई ये बस कहने? एक अपने आप को
अपने होता भाई। देखिए इमरान खान की मिनिस्ट्री की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो मैं समझता हूँ शायद पूरी दुनिया में कोई एक आध दो अफ्रीकी मुल्कों में होता महज़ब मुल्कों में नहीं, कि हर मिनिस्टर अपने, शेख रशीद सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात करते, रेलवे पे नहीं करते। फवाद चौधरी साइंस पे नहीं करते, दूसरी चीज़ों पे करते। फला कोई और है वो, मतलब हर आदमी अपनी शोबे, क्योंकि अपने शोबे में कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी मतलब ना जिस वजारत में उसके मुताल्लिक बात नहीं करते, क्योंकि आसान है ना, आप पे तनकीद करना आसान है, मैं अपने थोड़ी बताऊंगा। इसमें कमाल ये है कि अब्दुल हफीज शेख और खुसरो बख्तियार जिनका ताल्लुक है वो बिल्कुल खामोश रहे। ये भी एक अलग उसी बात है। अच्छा, तो इसके मतलब इंडिकेशन हो गई ना कि बिना मुनासिब नहीं बोलना। इत्तफाक ये है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मातहत एक होती है। उसमें IMF की जो एरिया चीफ है और जो इस इलाके को देखती है और जो है जिसका नाम ट्रीसा डेबन है, वो उनकी तकरीर हुई। उसमें उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को तो है ही नहीं, कोई रिलीफ किस बात की मिलेगी भाई। अच्छा, अब वो बिल्कुल अचंभे की बात हुई ना। अच्छा, अब जब हुई तो ज़ाहिर प्रेस रिपोर्टर्स पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा भाई 12 बिलियन, उसने कहा 12 और 1 की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, हमने वी हैव नॉट येट रिसीव्ड एनी एप्लीकेशन या एनी रिक्वेस्ट या कोई ऐसी चीज़ जो इसका तरीक़ाकार होता है कि हर मुल्क को इसके लिए दरख्वास्त प्रॉपर सिस्टम हमने रिसीव ही नहीं किया। नहीं हुई। हाँ। अच्छा, तो भाई कि 12 बिलियन और 5 बिलियन की तो बात। अच्छा, अब जब ये हो गया, अच्छा अगर ये ना होता तो आप यकीन करें कि महीनों चलता रहता और लोग भी भूल जाते 12 बिलियन, और हुकूमत भी कहती भाई अब इस पे बात ना करो यार। लेकिन क्या इम्पैक्ट गया हमारा इस तरह से। उसने न सिर्फ तकरीर की बल्कि सवालों का जवाब भी दिया दबंग स्टाइल से। उसने कहा भाई आपके यहाँ इन्फ्लेशन डबल डिजिट हो जाए रहेगा। अच्छा, ये जो छूट थी, ये छूट थी असल में मई से लेके दिसंबर तक की, कि आप दिसंबर तक ये पैसे अदा कर दें। अच्छा, ख्याल ये था कि अगर नहीं अदा कर देगा और आगे बढ़ जाएगी बात, कोई ऐसी दुश्वारी की बात नहीं। लेकिन उसके इस बयान के बाद कि नहीं भाई किसने कहा आपसे कि आपके पैसे माफ, नहीं हमने कोई रिसीव। अब जाहिर है यहाँ बेचैनी फैली ना, उन्होंने कहा भाई ये तो झूठ, अब ये पीछे पड़ जाएंगे अपोजिशन वाले सारे लोग। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे अब्दुल हफीज शेख साहब ने ऐलान किया, मंगल को शायद उन्होंने ऐलान किया, जब उसको सही याद नहीं मुझे, कि जनाब अली किसने कहा सही, ओहो हम तो अभी देख रहे हैं, वी हैव नॉट येट सेट प्लान, मतलब हमारे पास थोड़ी है। अच्छा, अब जो हमारी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने पेशी हुई, तो जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो आए, उन्होंने कहा भाई हमने कहाँ कहा ऐसी कोई बात, हम सोच रहे हैं कि दरख्वास्त देंगे नहीं देंगे कैसे। और उसके बाद उससे भी कमाल बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि हमारा ख्याल ये है कि हमें अगर मैक्सिमम मिलेगा तो 1.7 बिलियन मिलेगा, 12 और 1.7 ज़मीन, समझ गए ना। सही। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में, अच्छा अब मैंने आपसे कहा अगर ये सोशल मीडिया होता मैं मान लेता क्या, ठीक है, जिस तरह से आपने अभी ट्रीसा डेबिन की बात की है, तो आपके ख्याल में अब क्या कर्जे माफ़ होंगे या फिर ये जो इन्होंने 2 डिजिट्स में जो बरकरार रहेगी बात की है वो उसमें रहेगी? दो बातें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। आपको याद होगा कि FBR के चेयरमैन साहब अचानक लापता हो गए, और वो अल्लाह का शुक्र कोरोना नहीं हुआ, लेकिन किसी ऐसी बीमारी में ज़रूर चलेगा कि वापस ही नहीं आए। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में और स्टेट बैंक में इख्तलाफात हैं वो भी अब खुलकर सामने आ गए। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस चाहती ये है कि जो 70 साल का सिस्टम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों का, जिसमें स्टेट बैंक रन करता है एक आदमी जो उसी इदारे से मुतल्लिक होता है बैंकिंग से, और वो जो है गवर्नर कहलाता है, उसी का सिग्नेचर भी होता है गवर्नर, आपने देखा होगा। बिल्कुल। अब ये ज़ाहिर इमरान खान तो आप, उन्होंने तो एक पॉलिटिकल लैब खोला हुआ ना, क्या भाई ले आइए इधर, पॉलिटिकल कोरोना हो, पॉलिटिकल कोविड हो, जो भी हो इसमें मेरे एक्सपेरिमेंट करते रहिए, जाता अपना क्या जाता है। तो इन्होंने शोशा ये छोड़ा कि हम यहाँ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन हायर किया करेंगे, ठीक है, चेयरमैन डिसीजन लिया करेगा सारे मामला। अच्छा, इसमें 2 पहलू है, एक पहलू अच्छा भी है कि भाई इंडिपेंडेंट आदमी होगा और उससे आप
बहुत मुमकिन है कि उसको अपनी मुलाजमत का खौफ नहीं होगा, 2 साल 4 साल के टर्म पे आएगा और काम करेगा जी। लेकिन नुकसान भी है कि उसके बाद जो पाकिस्तान की रवायत है वो ये है कि यहाँ तो दो ही देखिए पाकिस्तान में 2 फैमिली रूल करती है, सफारिश अली खान और रिश्वत अली खान, यही 2 फैमिली पाकिस्तान में शुरू से रूल करती है। तो नतीजा ये है कि ख़तरा इस बात का है कि जब आप ये सिस्टम लाएंगे तो आप बाहर से किसी को लेके अपने पसंदीदा आदमी को बैठा देंगे और उससे स्टेट बैंक की ऐसी की तैसी कराएंगे, सारी फाइनेंस की आप समझिए सत्यानाश कर देंगे। तो इसलिए अभी ये इख्तलाफ है। ठीक है, IMF से इन्होंने दरख्वास्त की है लेकिन वो दरख्वास्त अभी प्रॉपर नहीं, उन्हें अभी तक मौसूल नहीं हुई है। नहीं मौसूल के मतलब अभी सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन आप देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातिमा साहब, बात हो रही है ये IMF से मुताल्लिक़ जो उन्होंने कहा कि हमें दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, आपके ख्याल में अब इस पर काम किया जाएगा या ये सुस्त रवि का अभी भी शिकार है, वक्त ज़ाया किया जा रहा है? नहीं, अब तो काम करेंगे। देखिए अगर नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से है, क्योंकि देखिए IMF ने बहुत सारी बातें की ना, ये इससे एक अलग बहस है कि 12 बिलियन मिल रहा है या 1 बिलियन मिल रहा है या 2, ये जो उन्होंने IMF की जो एग्जेक्टिव ने कहा वो बड़ा ख़तरनाक है। वो कह रही हैं कि इन्फ्लेशन जो 2020 में आने वाले वक्तों में 2 डिजिट रहेगा, अफरात-ए-ज़र। अच्छा, अफरात-ए-ज़र होगा तो ज़ाहिर है महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। तो अब इस लिहाज से तो मैं ये कह सकता हूँ कि कीमतों के इजाफे के हवाले से हुकूमत ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो सोचेगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है गलत हो, कि अभी तक इमरान खान की पूरी हुकूमत में हम आहंगी नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। ठीक है, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि हर आदमी अपने अपने तौर पे काम कर रहा है। इस वक्त फाइनेंस में असद उमर साहब बज़ाहिर डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट उसमें मौजूद हैं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब किसी को लिफ्ट देने को तैयार नहीं है। ठीक है, स्टेट बैंक के गवर्नर बाकर साहब वो किसी की सुनते नहीं क्योंकि IMF से आए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अभी तक इस किस्म का अभाम मौजूद रहे। ठीक है, दूसरी जानिब हम बात करेंगे जो दुनिया भर में कोरोना के बायस तेल की तलब में जो कमी हुई है और कीमतें गिरावट का शिकार हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ माहिर माशियात कैसर बंगाली साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर बंगाली साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमरीकी मईशत की अगर हम बात करें तो अमरीकी मईशत को तेल की कीमतें गिरने से ज़ाहिर है कि फ़र्क नहीं पड़ता। बात अगर हम खुसूसन पाकिस्तान की करें आपसे, तो तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तान के लिए एक नेमत है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो तेल की इन गिरती कीमतों का फ़ायदा जो है वो आम शहरियों को भी दे पाएगी? कैसर बंगाली साहब। अमेरिका को फ़र्क पड़ता है। अमेरिका की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोगों की रोज़गार वाबस्ता है, ठीक है, बिलवास्ता और बिलावास्ता। ये इंडस्ट्री अमेरिका की बंद हो जाती है तो 1 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो जाएगी। ये इसका बहुत नुकसान होगा अमेरिकी मईशत को। तो नुकसान तो है, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हुए हैं तेल खरीदने के, हमें ये नहीं पता कि हर मुआहदा अलग होता है। हमें ये नहीं पता कि हमने गारंटी किया हुआ है कि हमने अगर $60 पे तेल खरीदा है तो आगे भी इसी कीमत पे खरीदते रहेंगे, या कीमत कम होने की सूरत में हम कम वाली कीमत देंगे। ये हमें पता नहीं है किस तरह अग्रीमेंट है। ठीक। फिर 2 किस्म के अग्रीमेंट होते हैं, एक को कहते हैं टेक एंड पे और एक को कहते हैं टेक और पे, और OR अंग्रेजी का और। टेक एंड पे का मतलब ये है कि आपने एक अग्रीमेंट कर लिया किसी मुल्क से कि हम इतना तेल खरीदेंगे और इस कीमत पे खरीदेंगे। ठीक है, जितना खरीदेंगे उसके पैसे देंगे, नहीं खरीदेंगे तो नहीं पैसे देंगे। लेकिन टेक और पे जो होता है वो होता है आप इतना तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो भी पैसे देंगे। सही। तो जो कतर के साथ हमने गैस का अग्रीमेंट किया है ये टेक और पे किया है जी। हम अगर गैस नहीं लेते हैं कतर से फिर भी पेमेंट हम उनको करेंगे। तो हमें कितना इसका नुकसान है, फायदा उठा सकते हैं,
इसका इन्हिसार इस पे है कि हमने अग्रीमेंट किस तरह साइन किया है। सही। अस्सलाम वालेकुम कैसर बंगाली साहब, ख्वाहिश फातमी अर्ज कर रहा हूँ सर। जी सर। आपने ये फरमाया कि जैसे कतर से एलएनजी है तो जिसपे काफ़ी शोर भी मच रहा है शाहिद खान अब्बासी के हवाले से कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो महंगा था और कीमत गिर गई, कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम। तो क्या पेट्रोल की जो हमारी ख़रीद व फ़रोख्त है इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई वाज़े लोगों को नहीं बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट पे, पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पे है, या डेली की बुनियाद पे, मंथली बुनियाद पे हम पेट्रोल लेते हैं? क्योंकि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो ज़ाहिर ये पता होना चाहिए कि किस हुकूमत ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, कितने दिनों के लिए किया था। तो ये कैसे पता चले? मतलब ये तो अबहाम है ना कि हम इससे फ़ायदा उठा भी सकते हैं और नहीं भी उठा सकते हैं, तो कैसे समझ में आएगा? जो कतर के साथ अग्रीमेंट किया था, जिस वक्त किया था उस वक्त महंगा नहीं था। ठीक। उस वक्त तेल की कीमत ज़्यादा थी। चलिए, गैस की कीमत जो होती है वो तेल के साथ मुंसलिक होती है, सही, तो इसकी अलग वो नहीं होता। ठीक। तो जिस वक्त अग्रीमेंट साइन किया था उस वक्त तो कीमत ठीक थी, ठीक। लेकिन अब जाके गिर गई है। लेकिन जो उस अग्रीमेंट में जो नुक्स है वो ये है कि हम नहीं लेंगे तो भी पैसे देंगे, और अगर एक अग्रीमेंट हमने ये किया है कि $60 पे फर्ज करें अग्रीमेंट किया और $50 हो गया, फिर भी हम उनको $60 देंगे, ये वाजे नहीं है। मेरा ये पुराना मौक़िफ़ रहा है, आज भी आपके इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कानून बनना चाहिए जिसमें जो भी मुआहिदा पाकिस्तान की हुकूमत किसी गैर मुल्की हुकूमत के साथ, गैर मुल्की कंपनी के साथ करे, वो अग्रीमेंट पहले सेनेट में पेश किया जाए अप्रूवल के लिए। ठीक है। जब ये चीजें पब्लिक होगी तो खुफिया अग्रीमेंट नहीं होंगे, बंद कमरों के अंदर, और हमें साल 2 साल 3 साल के बाद नहीं पता चलेगा कि ये अग्रीमेंट किसने कैसे कर लिया। अच्छा, जैसे ग्वादर पोर्ट का अग्रीमेंट हमने अग्रीमेंट किया है कि ग्वादर पोर्ट के रेवेन्यूज का पाकिस्तान को 9% मिलेगा, सिर्फ 9%। ये अगर हमें पहले पता होता तो शोर मचता, फिर हुकूमत उस पर ठीक करती उसको। लेकिन चूंकि बंद कमरों में चीजें हो जाती है, हमें पता चलता है जब पानी गुजर चुका होता है, फिर हम शोर मचाते हैं, लेकिन वो शोर मचाना बेकार है। तो बात ये है कि ये कानून बनना चाहिए कि तमाम अग्रीमेंट जो पाकिस्तानी हुकूमत गैर मुल्की हुकूमत या इदारों या वर्ल्ड बैंक या IMF या किसी कंपनी के साथ कर रही है, वो सेनेट में पहले अप्रूवल के लिए पेश हो। अच्छा, ये बताइए कि ये कानून है नहीं या इस कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कैसे मुमकिन है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से बड़े एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और वो हिडन है, बंद कमरे में है, तो और अब तक हम सो रहे हैं 70-72 साल तक, हमें पता ही नहीं चलता जाने के बाद। तो ये तो एक अनहोनी सी बात है। वो बहरहाल आप कह रहे हैं तो ज़ाहिर सही कह रहे हैं। इससे हट के एक और मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल की जो कीमत अचानक अमेरिका ने गिराई है, इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है कि सऊदी और रशिया के दरमियान इसी पर टसल रही है बड़ी ज़बरदस्त पेट्रोल की कीमत के बुनियाद पे। अब अमेरिकन ने गिराया, तो क्या अमेरिका अपने स्टोरेज को ख़त्म करना चाह रही, क्लीन करके फ्रेश लेना चाह रही है, या सच में ये उनकी इस वक्त ज़रूरत है? आपका पहला जो पॉइंट था, जो कानून की मैं बात कर रहा था कि सेनेट में पेश हो, ऐसा कानून कोई है नहीं। अच्छा, ठीक है। रिक्वायरमेंट है कैबिनेट के सामने पेश हो। कैबिनेट में सारे अपने लोग बैठे होते हैं, वो आपस में बंद कमरे में सारी चीजें ठीक। अच्छा, यानी गवर्नमेंट खुद कर लेती है अपने तौर पे? जी, अपने तौर पे कर लेती है, पार्लियामेंट में लाने की जरूरत नहीं है, कानून नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कानून बने, चाहे वो पार्लियामेंट उसको को वैसे ही अप्रूव कर दे, लेकिन जब पब्लिक होगा तो मीडिया में आएगा, मीडिया में आएगा तो सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल चलो, दुरुस्त। दूसरी बात आपने कहा कि ये तेल की कीमत अमेरिका ने नहीं गिराई है। अमेरिका को तो नुकसान है तेल की कीमत गिरने से, ये गिराई है सऊदी अरब ने। जी, सऊदी अरब ने, जी हाँ, जी सऊदी अरब ने गिराई। लेकिन सऊदी अरब जाहिर है उनकी कंसल्टेशन के बगैर तो नहीं गिराएगा। ओपेक नहीं जी, उनकी मर्जी के खिलाफ किया है और ट्रंप नाराज है। ट्रंप ने तो उनको धमकी दी है कि हम सऊदी अरब के खिलाफ सैंक्शंस लगा देंगे अगर वो नहीं मानेंगे बात। अच्छा, दूसरा सवाल अब इसमें ये पैदा होता है कि अमूमन जब ये प्राइस को निगोशिएट किया जाता है या कम ज़्यादा किया, तो ओपेक के सारे मेंबर्स इसमें शामिल होते होंगे, मेरा ख्याल है, हैं? नहीं,
प्राइस की नेगोशिएशन हर मुल्क खुद करता है। अच्छा। ओपेक का काम सिर्फ ये है कि वो हर मुल्क का कोटा तय करता है कि कौन मुल्क कितना पैदा करेगा। लेकिन अब जिस जमाने में ओपेक बनी थी हाँ। वही मुल्क पैदा करते थे तेल, लेकिन अब बरतानिया भी तेल पैदा करता है, रूस भी करता है, कनाडा भी करता है, अमेरिका भी करता है। ये सारे ओपेक के बाहर है, ये ओपेक के मेंबर्स नहीं है। इसीलिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ओपेक प्लस। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदी ने ये पेट्रोल की कीमत कम की है तो इसके पीछे उनके क्या अज़ाइम हैं या क्या उनकी भलाई है इसमें? उनके पीछे सियासी अज़ाइम है। वो ईरान को कमज़ोर करना चाहता है, वो रूस को कमज़ोर करना चाहता है। तो सियासी अज़ाइम है इनके पास इनके। अच्छा, अब ये तो हो गया। इसका मुआशी, इसके क्या असरात पड़ेंगे वेस्ट पे भी और ईस्ट पे भी? पेट्रोल की कीमत सऊदी ने कम किया या मजबूरी में है या पॉलिटिकल गेन के लिए किया? बहैसियत आप जो ज़ाहिर मुआशी माहिर के अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इफ़ेक्ट या इसका इम्पैक्ट क्या होगा ख़ास के थर्ड वर्ल्ड पे और यूरोप अमेरिका पे? जो ऑयल पैदा करने वाले मुल्क है उनका तो रेवेन्यू बेस ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सऊदी अरब भी अब बैनुल-अक़वामी लोन लेने वाली मंडी में आया है, एक्सप्लोर कर रहा है कि कोई लोन ले, चूँकि उनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया सऊदी अरब का। अच्छा। उनमें सऊदी अरब है, रूस है, इनके डॉलर रिजर्व बहुत ज़्यादा है, अरबों में है। तो ये तो शायद कुछ महीने ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जो हमारे जैसे मुल्क है, हमें एक फ़ायदा ये है कि तेल सस्ता मिल सकता है। दूसरा नुकसान ये है कि तेल अमेरिका की मईशत बैठने से और सऊदी अरब की मईशत बैठने से, अमेरिका की मईशत बैठने से हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे अमेरिका, क्योंकि वो अगर उनकी तरफ से मांग नहीं होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं होगा तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, सारे बेरोजगारी होगी। और सऊदी अरब की मईशत बैठने से ये होगा कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं वहाँ काम सारा बंद हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। जी हाँ, तो वापस ये आना शुरू हो यहाँ गए। मुतालबा करेंगे कि हमें रोजगार दो। यूएई से और सऊदी अरब से सुना जा रहा है कि बहुत लोग वापस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये होगा। जैसे जैसे इनकी मईशत बैठेगी तो जो वहाँ उनके मुल्क में जो गैर मुल्की काम कर रहे हैं वो जाहिर है वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो लोग तो वापस चले जाएंगे अपने मुल्कों को। अच्छा, एक सवाल और जहन में आता है कि ऐसी सूरत में कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है और पाकिस्तान इस वक्त सीरियस इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा पिछले 1-2 साल से, बल्कि ज़्यादा से, ऐसी सूरत में इसके कम कीमत से पाकिस्तानी हुकूमत आवाम के लिए क्या बेहतर पॉलिसी बनाए जिसमें उसको भी नुकसान नहीं हो और आवाम का रोज़गार बेहतर हो जाए? मेरा ख्याल बहुत मुख्तलिफ है तमाम लोगों से। मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान में तेल की कीमत पेट्रोल पंप पे कम होनी चाहिए। जी। जो इस वक्त है वही रखनी चाहिए। इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू हुकूमत का बढ़ेगा, क्योंकि कम कीमत पे इंपोर्ट होगा और ज़्यादा हम कीमत वसूल करेंगे यहाँ से। गवर्नमेंट इसका सरप्लस जमा कर लें। और एक बहुत बड़ा पहाड़ है सर्कुलर डेट का, जिसकी वजह से हमारा बजट का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो सरप्लस जनरेट करे हुकूमत, इससे सर्कुलर डेट को ज़ीरो कर दे, खत्म अच्छा। कर दे इसको। दूसरा ये करें कि जीएसटी का रेट जो इस वक्त है 17% है इंडस्ट्री के ऊपर। सही। हमारी इंडस्ट्री इंतहाई खतरे में है। अगर एक्सपोर्ट हमारा श्रिंक किया, सुखड़ा, तो इंडस्ट्री बंद होगी। तो ये जीएसटी का जो रेट है 17%, इसको आधा या 2/3 कम कर दें। मेरा तो ये कि 5 से 7% कर दें, तो हमारी इंडस्ट्री चलती रहेगी, कम से कम डोमेस्टिक डिमांड को तो मीट करती रहेगी, वरना इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ये कहूँगा कि ये कोरोना के हवाले से जिन क्राइसिस से पूरी दुनिया गुजर रही, हम भी गुजर रहे हैं, उसके जो सोशल असरात होंगे वो तो ज़ाहिर है जो सोशलॉजी के और सोशलिस्ट हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। इकनॉमिक के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अनदर 1-2 साल में कहाँ पे खड़ा होगा?
पाकिस्तान के तमाम जो माली वसाइल है वो तो खर्च हो चुके होंगे, और चूँकि मईशत बैठ चुकी होगी तो हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू में बहुत बड़ा एक खला आएगा, क्योंकि इस वक्त भी पोर्ट बंद है, काम नहीं हो रहा, जा माल उतर नहीं रहा, माल जा नहीं रहा, तो हुकूमत की इंपोर्ट ड्यूटीज़ तकरीबन फ्रोज़न है, और कारखाने चूँकि बंद हैं तो जीएसटी रेवेन्यू भी फ्रोज़न है, एक्साइज ड्यूटी भी फ्रोज़न है। तो माली वसाइल जो है, रेवेन्यू जो है हुकूमत के पास रियासत चलाने को जो चाहिए होता है वो नहीं होगा, और बहुत सारा पैसा जो है रिलीफ में खर्च हो चुका होगा। तो एक बहुत बड़ा बहरान होगा रियासत को अपने पैरों पे खड़ा रखने का। एक मौका आ सकता है अगर ये वायरस ज़्यादा चला तो हुकूमत के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, और फौजियों को तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं? सही। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया कैसर बंगाली साहब, माहिर मौशियात, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातमी साहब, कैसर बंगाली साहब माहिर मौशियात, उनसे गुफ्तगू हो रही थी तेल के ऊपर ना, तो उन्होंने जिस तरह से आपसे बात की जो भी, तो आप इनकी बात को किस तरह से देख रहे हैं? बस जाहिर है पाकिस्तान के माहिर मौशियात हैं, चंद बड़े माहिर मौशियात में समझे जाते हैं, उनकी राय, उन्होंने राय ये बात सही है कि मुख्तलिफ दी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बजाय कीमत कम करने के जो सरप्लस पैसा आ रहा है उसको आप रखें, और अपना जो गर्दिशी कर्ज है उसको कम करने की। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ देखिए है क्या कि हमारे यहाँ जो हुकूमत चलती है वो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है पॉलिसी मेकिंग में, कुछ ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, और सही मानों में अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियंस का हाथ बहुत कम है सिवाय नारे लगाने की हद तक। तो दूसरी बात यह है कि आप किसी भी शोबे में जो ब्रेन है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उसको आप लेते नहीं हैं। जैसे आपके पास कोई भी जय्यद किस्म का इकोनॉमिक्स पाकिस्तान में नहीं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हों, चाहे कोई प्लानिंग मिनिस्टर साहब हों, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो वोट से या किसी और हवाले से या वर्ल्ड बैंक के हवाले से या किसी IMF के हवाले से नौकरी पर रख लिए गए हैं। लेकिन इनके पास 2 और 2 4 की तो मालूमात है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इनके पास कोई मुआशी फ़लसफ़ा नहीं है। मुल्क की जो पॉलिसी बनती है वो हर शोबे का फ़लसफ़ी बनाता है, यानी जो मुआशी है तो मुआशी थिंकर बनाता है, मुआशी कैलकुलेटर नहीं बनाता है। जब पाकिस्तान में ज़ाहिर है अभी तक हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है कि इस किस्म की चीज़ सोचा, वो कहें साहब मुआशी का फ़लसफ़ी क्या चीज़ हुई भाई, फ़लसफ़े का क्या ताल्लुक़ मुझे, तो ऐसा है। तो कैसर बंगाली साहब भी उसी सोच के आदमी हैं कि पूरी देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बात की, यानी मैं खुद भी हैरान हुआ, इसीलिए उनसे दोबारा पूछा ये सवाल कि क्या आप सोच सकती हैं कि कोई महज़्ज़ब मुल्क खरबों अरबों का सौदा करे सिर्फ इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर वो अपने तौर पे करता है, जबकि हकीकत ये है कि 2 रुपए का भी अगर धंधा आप कर रहे हैं बाहर से जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो रही आने और जाने दोनों में, वो बाकायदा पार्लियामेंट और सेनेट से अप्रूव होनी चाहिए। सही, ठीक है, आपकी मेजोरिटी आप अप्रूव करा लें, मना थोड़ी कोई कर रहा है, लेकिन अप्रूव होनी चाहिए ताकि ये तस्दीक, जैसे भी आप देखिए शाहिद काका अब्बासी साहब जो हैं उन पे जो LNG का केस है वो इसीलिए है ना कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये सारे प्रोसेस से होके और ये आदमी फिर हट जाएगा, उसका वजीर का कोई लेना देना नहीं, ये कौमी असम्बली ने पास किया, ये सेनेट ने पास किया, ये कानून बन गया, अब आप ख़रीदारी कर रहे हैं, हो गई बात ख़त्म। मुझे नहीं पता 72 साल के बाद भी, ये 70-72 साल के बाद भी अभी तक हम यहाँ तक क्यों नहीं। मुश्किल ये है कि चूँकि आपके यहाँ पॉलिटिकल निज़ाम बिल्कुल नाक़िस, निकम्मा और नाअहल है, इस्टेब्लिशमेंट चलाती है सारे पॉलिटिकल सिस्टम को, ज़ाहिर है उनके अपने मफादात हैं, उसी हिसाब से चलाती, तो इसलिए
मैं नहीं समझता कि कैसर ठीक बंगाली है, हों अगर या आपसे शायद पूछा जाए सिद्दीकी कि साहब कोई भी इसमें। तेल की कीमतों में जो कमी है, आप समझते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक नेमत है एक तरह से? भाई नेमत तो है, लेकिन सवाल इस्तेमाल करे जब ना। नेमत तो है, जाहिर है आपको अच्छा उसमें भी आप देखिए वही मसला आ गया कि वो ये कह रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है इनका। सही, बंद क्या कमरों का उन्होंने देखिए, हवाला हाँ, दिया। देखिए ना, मतलब ये है कि दो तरीके से होता है ना। एक होता है कि आप बाजार के ही सामान खरीद लिया, एक ये है जैसे सब्जी मंडी में या किसी मंडी में आप जाती हैं, आप कहती हैं ये एक साल जो फसल है तुम्हारी ये हमारी है। सही, होते ना आप किसानों जी, से आप जी। जाके आम का सौदा या स्ट्रॉबेरी का पूरा खेत खरीद रही, आपने कहा भाई ये 2020 की फसल मेरी है, उस फसल में नुकसान, सैलाब आ गया नुकसान हो जाएगा, सुनामी आ गया नुकसान हो जाएगा, अब नुकसान की आप जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं। तो यही वो कह रहे थे कि ये हमें अभी तक नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पे, किस, अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जी हम बैरल $60 खरीदेंगे, 50 खरीदेंगे, 40 खरीदेंगे, तो अगर तो ये एग्रीमेंट करके आप आए हैं तो फिर लाहासिल है, क्योंकि प्राइस जाए ऊपर तो फ़ायदा है, नीचे तो आपको नुकसान है। तो ये जब तक ये ना पता चले तो उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ होगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैंने उनसे पूछा था कि अमरीकी मईशत को तेल की कीमतें गिरने से फ़र्क पड़ेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, फ़र्क तो उन्हें भी लाजमी पड़ेगा, सबको पड़ेगा, उनकी पूरी एक तरह से। इकानमी कोलैप्स करेगी। अच्छा आप देखिए ना, उन्होंने, इसीलिए मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये सब कुछ सऊदी अरब का किया धरा है। हाँ, उन्होंने कहा। अच्छा, खुद ट्रम्प साहब नाराज़ है, पहले रशिया बहुत नाराज़ था उनसे, तो मुझे नहीं पता कि क्या वो कहते हैं ना कि ईरान की मुखालफत में वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है भुगतेंगे, उसकी सज़ा खुद भुगतेंगे, अकेले रह जाएंगे आखिर में तनहा, बल्कि तनहा हो चुके हैं। तो ये है, देखिए पेट्रोल की कीमत जो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ कोई सियासी उसकी वजह वही से है, ये उन्होंने तो साफ कहा कि ईरान का मसला, ईरान को वो तंग करना चाहते हैं, इसलिए वो तंग करने के हवाले से उन्होंने किया, बाकी कोई बात नहीं, प्राइस अपनी जगह, कोई तुक नहीं प्राइस इतनी नीचे ले जाने की। अच्छा, चूंकि उनके पास रिजर्व पैसा बहुत है, डर खौफ कोई है नहीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास अरबों रुपए, तो आपने कहा बेच दो यार मकान आधी कीमत पे, फिलहाल हम लंदन होके आ जाते हैं, फिर सोचेंगे नया मकान बनाएंगे, लेकिन जिस आदमी के पास नहीं वो तो 10 बार। लेकिन मतलब साहब देखा जाए तो दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा तेल की कीमत जो है वो इतनी मनफी सतह तक आई है, मतलब वो पहली बार सऊदी अरब में मनफी हुकूमत भी तो आई है भाई। तो यानी एक ऐसी हुकूमत आई जिसपे सारी दुनिया जो है दांतों में उंगली दबाए बैठी हुई कि कौन लोग आ गए हैं ये, मतलब। चलें, ठीक है जी, तो इजाज़त लेंगे आपसे भी और नाजरीन से भी, और आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खालिद फातमी साहब और रुबीना अलवी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।